बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज आयशा एहतशाम के साथ। आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन दिन था जब दो साबिक हुक्मरानों के मुस्तकबिल का फैसला होना था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और 3 बार के वज़ीर आज़म रहने वाले मियां नवाज शरीफ आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ मुकदमात में इनकी जमानतों के फैसले का दिन था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने तिबी बुनियादों पर मियां नवाज शरीफ की दरखास्त की समाअत की। मियां नवाज शरीफ की जमानत तो आज नहीं हुई, ताहम सुप्रीम कोर्ट ने नैब समेत दीगर फरीकैन को तलब जरूर कर लिया है और तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट आइंदा हफ्ते 26 मार्च को ही जमानत का फैसला करेगी। जबकि दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और इनकी बहन फरियाल तालपुर साहिबा की मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में 10 रोज के लिए 10-10 लाख रुपए के मुचलके जमा करवाने के एवज जमानत मंजूर हो चुकी है। ताहम कल बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी दोनों ही ने नैब के रूबरू पेश होकर सवालात के जवाबात देने का फैसला किया। शरीफ फैमिली हो या भुट्टो और जरदारी फैमिली, 2 बड़ी जमातों की सियासी क़यादत इस वक्त एहतसाब की जद में है, जिस पर अपोजिशन बार बार एक ही बात दोहराती है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त बदतरीन सियासी इंतकाम ले रही है। जबकि हुकूमत का यह कहना है कि ये तमाम नैब केसेस इनके दौरे हुकूमत में तो बने ही नहीं, बल्कि हुकूमत तो नैब की कारकर्दगी से खुद नाखुश है। ताहम हुकूमत और अपोजिशन जमातें इस वक्त सियासी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जहां अप्रैल में ट्रेन मार्च का ऐलान कर चुके हैं, वहीं पर मौलाना फजलुर रहमान भी सियासी तहरीक चलाने में मसरूफ है। अब मुस्लिम लीग नून किसी नई सियासी मुहिमजोही का आगाज कर रही है या नहीं, और मुस्लिम लीग नून इस वक्त क्या सियासी हिकमत अमली अपनाएगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से ही सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जो तमाम पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है एहसन इकबाल साहब, और मियां साहब जेल में हैं, आप लोगों के इस पर भी आप लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह से कोई इस तरह की चीज़ हमें नज़र नहीं आई कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से कोई एहतजाज किया गया। और ठीक है, उस बात को हम तस्लीम करते हैं कि आप अदालतों के फैसलों का एहतराम करते हैं और आप उसी फैसले पर नजरें टिकाए हुए हैं कि जो फैसला आएगा उस पर फिर आप हिकमत अमली बनाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो दूसरी तरफ ट्रेन मार्च का जो है वो अंदिया दे दिया कि ट्रेन मार्च वो करने जा रहे हैं, और बिलावल ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक भी अगर चलानी पड़ी तो वो चलाएंगे। तो मुस्लिम लीग नून क्या इसका हिस्सा बनने जा रही है? अगले आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी होगी और मिलकर जो है ये ऑपोजिशन कोई टफ टाइम हुकूमत को दे पाएगी। देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उसको मैं यूँ कहूँगा कि आपको मालूम है कि जब हम हुकूमत में थे तो हमारे ख़िलाफ़ PTI ने धरना दिया था और हमने उस पर इस बुनियाद पे इख्तलाफ किया था कि इससे मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन होगी। ये एक नई हुकूमत आई है, अगरचे ये धांधली के नतीजे में आई है, ये मुसल्लत की गई है, एक प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट या हुकूमत सिलेक्ट इस वक्त मुल्क के ऊपर है। मैं समझता हूँ कि ये बेहद ज़रूरी है कि हम उस नए पाकिस्तान के नारे को और उस तब्दीली के नारे को, जिसके ऊपर लोगों को और बाज़ कुछ और क़ुव्वतों को वरगलाया गया, जिससे मुल्क के अंदर जो जमहूरी अमल था उसको भी इलेक्शन में धांधली के ज़रिए सबूताज किया गया, उन सब लोगों का शौक़ ज़रूर पूरा होना चाहिए कि नए पाकिस्तान से कैसा पाकिस्तान निकलता है, तब्दीली से पाकिस्तान में क्या तब्दीली आई है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि तब्दीली ये आई है कि गरीब आदमी के लिए महंगाई का जिन, जिसको हमने बड़ी मुश्किल से बोतल में बंद किया था, वो दोबारा निकल आया है। तब्दीली ये आई है कि लोग बिजली के और गैस के बिल लेकर तड़प रहे हैं और उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। तब्दीली ये आई है कि कई लाख लोग बजाय नया रोज़गार हासिल करने के अपने चलते हुए रोज़गार से महरूम हो गए हैं, चूँकि मुल्क की इकनॉमिक ग्रोथ 5.8% से गिर के 4% से कम हो चुकी है। तो हमारा मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है कि हमें इस वक्त इस हुकूमत को उस वक्त तक मौका देना चाहिए जब तक इनकी मुकम्मल नाकामी एक्सपोज ना हो जाए। जहाँ तक अपोजिशन जमातों का सवाल है, वो मुसलसल मुशावरत में रहती हैं और जब भी कोई मुश्तरका लाहे अमल बनेगा अपने इत्तफाक राय से अपोजिशन जमातों के, तो मुस्लिम लीग नून भी उसमें शरीक होगी। लेकिन अभी तक अपोजिशन जमातों के दरमियान कोई मुश्तरका एजिटेशन का लाहे अमल नहीं बना, चूँकि पीपल्स पार्टी भी कुछ देर पहले तक यही कहती थी कि हम वक्त से पहले हुकूमत गिराने में दिलचस्पी नहीं रखते, उससे ये एक शहीद बन जाएंगे। हमें सियासी शहीद नहीं पैदा करना, हमें इनको मुकम्मल तौर पे एक्सपोज करना है।
सही, यानी हसन इकबाल साहब आप लोगों की पॉलिसी है कि वेट एंड वॉच, इंतजार करो और फिर देखो कि ये करते क्या है। लेकिन वो तो अब तक यही बात कर रहे हैं कि हम जो इतने बुरे हालात में हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है, आप लोग करके गए हैं ये सब कुछ, तो वो उनके पास कोई जिन तो है नहीं कि वो आते ही सब कुछ ठीक कर देंगे। तो वो तो ये कहते हैं कि आपकी वजह से ही है सब कुछ जो भी हम भुगत रहे हैं इस वक्त। एहसन इकबाल साहब, आवाज आ रही है आपको? सही, अब मैं चाहूंगी कि एहसन इकबाल साहब से राब्ता आप बहाल करने की कोशिश कीजिए। वही चीज़ एहसन इकबाल साहब जो बयान कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हुकूमत को, और ये मौक़िफ़ अपोजिशन की तरफ से पहले भी आ चुका है, पहली बार नहीं है कि इस तरह का मौक़िफ़ जो है वो अपोजिशन की तरफ से आया। अपोजिशन बारहा ये कहती रही है कि हम उनको इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस वक्त उनको डिस्टर्ब करना, उनकी हुकूमत गिराना उन्हीं के हक में, उन्हीं के फ़ायदे में जा सकता है, और वो इस तरह से जा सकता है कि अगर अभी उनकी हुकूमत गिरा दी गई या फिर उनको डिस्टर्ब किया गया, काम ना करने दिया गया, तो फिर एक जवाब उनके हाथ में ज़रूर आ जाएगा, और वह जवाब ये होगा कि हमें काम नहीं करने दिया गया, हमें हमारा टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया, हमें तो वक्त ही नहीं दिया गया कि हम अपने आप को साबित करते, अपने आप को प्रूव करते। लेकिन बारहा इसके साथ साथ जो अपोजिशन है वो ये भी कहती है कि इनके पास कोई प्लान, कोई हिकमत अमली नहीं है। अगर कोई प्लान या हिकमत अमली होती तो पहले 6-8 महीने में वो नजर आ जानी चाहिए थी, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। एहसन इकबाल साहब एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है। एहसन साहब, मैं यही जानना चाह रही थी कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी आप लोग अपनाए हुए हैं, लेकिन वो लोग तो यही कहते हैं कि अभी जो हम लोग भुगत रहे हैं, कर्ज में डूबे हुए हैं, बेरोजगारी है, बिजली नहीं है, पानी के मसाइल हैं, वो तमाम आप लोगों की छोड़ी हुई मुसीबतें हैं जो हम भुगत रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी देर तक और अपना मंजन वो ये बेच पाएंगे? जी देखिए, मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत को कम से कम 1 साल तो ज़रूर, 1.25 साल 1.5 साल देना चाहिए, और 2020 अगला साल यकीनन इस लिहाज से फ़ैसला कुन होगा। अगर ये हुकूमत हालात पे काबू नहीं पा सकती तो फिर हमें मुल्क में तब्दीली लाने के लिए आम इंतखाबात का, मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा करना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। आज की इकॉनमीज़ जो हैं, आज की जो दुनिया है, उसमें मईशतों की जंग है। हमारे ख़ित्ते में भारत की मईशत 7% पे जा रही है, बांग्लादेश की 7% पे जा रही है, बांग्लादेश हमसे आगे निकलने लगा है। हमारे कम से कम 20 लाख नौजवान हर साल जॉब मार्केट में एंटर होते हैं। हम 4% जो कि अब प्रोजेक्शन नई आ गई है पाकिस्तान के लिए अगले 2-3 साल के लिए, उस पर तरक्की नहीं कर सकते। हमें कम से कम 6% के साथ तरक्की करनी है, ताकि हम नौजवानों के लिए रोज़गार पैदा करें, मुल्क की तरक्की के ज़रिए वसाइल हासिल करें, जिससे हमने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क के अंदर बनाना है। तो ये हुकूमत जो कि बिल्कुल ना तजुर्बेकार थी, ये ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कर रहे हैं, और इनकी जो ऑन जॉब ट्रेनिंग है वो मुल्क को बड़ी महंगी पड़ रही है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इनको कम से कम 1.5 साल देना चाहिए, ताकि अगर इनके पास कोई जादू मंतर है, इनके पास कोई ऐसा हल है जिस पे इनके माहिरीन 20 साल से काम कर रहे थे, क्या क्या सपने नहीं दिखाए गए थे कि जनाब हम आएंगे तो टैक्सों की बहार आ जाएगी। वो हिकमत अमली आपको नजर आ रही है? आप भी वफाकी वजीर रहे हैं बराए मनसूबाबंदी और तरक्की, तो कोई मनसूबाबंदी है इनके पास? कोई ट्रैक है जिसके ऊपर चलकर ये, क्योंकि इन पे ये तनकीद भी की जाती है कि इनके पास हिकमत अमली है ही नहीं। देखिए ना, इन्होंने हमें झांसा दिया, कौम को झांसा दिया कि हमारे पास 100 दिन का प्लान है और हम 100 दिन के अंदर बस आप देखिए जादू कर देंगे। 100 दिन गुजर गए, 200 दिन गुजर गए, और मुझे यकीन है कि अगर 2000 दिन भी गुजर जाएं तो ये वहीं खड़े होंगे, क्योंकि इनकी साइकोलॉजी, इनकी नफ्सियात आज भी डी चौक में कंटेनर पे खड़ी है। अगर आप कौमी असम्बली की कार्रवाई देखें तो इनके वुज़रा उसी तरह किरदार कुशी और कीचड़ उछालने की सियासत करते हैं जैसे ये डी चौक से किया करते थे। ये अभी तक ज़हनी तौर पे तस्लीम ही नहीं कर पाए कि ये हुकूमत के अंदर बैठे हैं। तो इस सोच के साथ हुकूमत नहीं चल सकती। आप अंदाज़ा कीजिए कि जब भारत की फ़ौजें सरहदों पर लगी हुई थीं और पूरी अपोजिशन ने हुकूमत को गैर मशरूत ताउन दिया और पार्लिमानी कायदीन की ब्रीफिंग हुई, उसमें आर्मी चीफ खुद तशरीफ़ लाए, 1.5 घंटा ब्रीफिंग देते रहे, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं अपोजिशन से बैठने के लिए या तस्वीर खिंचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब इस सोच के साथ आप मुल्क को कैसे चला सकते हैं कि जहाँ पर आप शहनशाह मौज़म बन के समझें कि आप सब मखलूक से कोई ऊपर की चीज़ है, कोई सुपर ह्यूमन चीज़ है, और बाकी सब लोग आपके मुजारे हैं। इस तरह मुल्क नहीं चलता। अभी नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर आपको मालूम है कि जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने
पेशावर का वाक़या हुआ, पूरी कौमी क़यादत को, जिसमें पीटीआई भी शामिल थी जो हमारे ख़िलाफ़ धरना दिए हुए थी, हमने उसको भी शामिल किया। प्राइम मिनिस्टर ने ख़ुद बुलाया पीएम हाउस के अंदर, सारी दिन मुशावरत की सियासी क़यादत से, फ़ौज की क़यादत से, और नेशनल एक्शन प्लान बनाया। अब वज़ीर आज़म साहब तो कहते हैं कि मैं मोदी से हाथ मिला सकता हूँ, अपोजिशन से हाथ नहीं मिला सकता। तो ये सोच ठीक है। मैं एहसन इकबाल साहब बिल्कुल हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, दोबारा हम जी एहसन इकबाल साहब जारी रखिए। तो मैं ये कह रहा था कि हमें इस वक्त जो फोकस की ज़रूरत है वो इकोनॉमिक इश्यूज़ की। अब आप ये देखिए कि इन्होंने ये कहा कि मुल्क के अंदर करप्शन बड़ा इशू है, और अगर हम आएंगे, हम बड़े दयानतदार हैं, लोग टैक्सों के लिए झोलियाँ खोल फैला फैला के टैक्स देंगे। अभी 8 महीने, जो 7.5-8 महीने हुए हैं, इसमें पाकिस्तान की तारीख का रिकॉर्ड शॉर्टफॉल हुआ है टैक्स कलेक्शन के अंदर। सही है। इसी तरह इन्होंने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी, आप देखिए डॉलरों की बारिश हो जाएगी। डॉलर की बारिश किधर आनी थी, जो डॉलर आते थे वो भी बंद हो गए हैं बैरूनी सरमायाकारी। अच्छा, ऐसे एक बात, ये नेशनल एक्शन प्लान की आपने बात की है, अभी बाजी की खबर है कि अपोजिशन जमातों ने इसके इजलास का बॉयकॉट कर दिया। तो मुझे ये बताएगा कि इस पर तहफ़्फ़ुज़ात तो बिलावल ने भी काफ़ी जाहिर किए थे, और उन्होंने कहा था कि 3 वज़ीर इनकी कैबिनेट में मौजूद हैं जो एक्टली कदम तंजीमों को सपोर्ट करते हैं। तो आप लोगों की भी कुछ रिजर्वेशन है जिसकी वजह से आप लोगों ने इसका बॉयकॉट किया है, या कुछ और वजह है इसकी? देखिए, सबसे बुनियादी बात तो यह है कि इनकी गैर संजीदगी इससे देख लीजिए कि नेशनल एक्शन प्लान वजारत दाखिला का सब्जेक्ट है। वजारत खारजा उसमें क्या नेशनल एक्शन प्लान में ब्रीफिंग दे सकती है? वजारत खारजा या वज़ीर खारजा तो उससे मुतल्लक ही नहीं है। और चूँकि वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म ख़ुद हैं, वो अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने वज़ीर खारजा को फरमाया कि आप जाके इस पर करें। तो ये तो बड़ा नॉन सीरियस और गैर संजीदा रवैया है। अगर तो ये वाकई संजीदा है तो इसको उसी लेवल पर मुशावरत को लेके जाएं जिस लेवल पर जब नेशनल एक्शन प्लान बना था, प्राइम मिनिस्टर ने खुद तमाम कौमी क़यादत को मदऊ किया, तमाम अस्करी क़यादत वहाँ बैठी थी, और आपस में मुशावरत के साथ उन्होंने लाएअमल पर इत्तफाक किया था। तो ये हुकूमत तो सिर्फ गैर संजीदा है। और ये यानी कि अब आप देख लीजिए, वजारत दाखिला का काम वजारत खारजा को दे दिया है। अब वजारत खारजा को क्या मालूम है नेशनल एक्शन प्लान क्या है? वो पूरा का पूरा डोमेन ही वजारत दाखिला का। ऐसे इकबाल साहब, ये वजह है आपकी, और आप फिर हम ये समझें कि 28 मार्च को मुत्तहिदा अपोजिशन बॉयकॉट कर रही है फिर इसका? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो अपोजिशन जमात इत्तफाक कर रही है, लेकिन जो हुकूमत का गैर संजीदा सही ठीक है नहीं है, तो हुकूमत पार्लियामेंट की करे, पार्लियामेंट में सब मौजूद हैं, वहां पर ब्रीफिंग की जाए। ठीक है। अच्छा, हमने ये ऐसा इकबाल साहब, ये कल थरकोल पावर प्रोजेक्ट ने अपनी प्रोडक्शन शुरू की है, और काफ़ी मुबारकबादों के पैगाम ट्विटर पर हम देख रहे थे, लेकिन एक कंफ्यूजन ज़रा दूर कीजिएगा। PMLN से जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने ये क्रेडिट दिया है मियां नवाज शरीफ साहब को, लेकिन आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट था, वहाँ से ये क्रेडिट पूरा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया गया है। तो क्रेडिट दिया किसको जाए? ये ट्वीट्स भी हैं TV पर, हम आपको दिखाएंगे। ये मैं आपको ये ठीक है, ये ट्वीट्स हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। एहसन इकबाल साहब से उनका व्यू भी हम लेंगे। ये पहले ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट है जिसमें वो पूरा क्रेडिट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को दे रहे हैं इसका, और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देती है। वो कहती है कि बेनज़ीर साहिबा का ये विजन था, और उसके मुताबिक जो है अपना वादा पूरा किया पीपल्स पार्टी ने, और बिजली फराहम करने का ये वादा पूरा हुआ, और कल इसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो गई। तो ये क्या कन्फ्यूजन है एहसन इकबाल साहब? आखिर किसके क्रेडिट पर है ये बात, आप लोगों के या पीपल्स पार्टी के? देखिए, इसमें क्रेडिट दोनों को जाता है, मुस्लिम लीग नून को भी जाता है और पीपल्स पार्टी को भी जाता है। वो कैसे? अगर ये पीपल्स पार्टी का क्रेडिट होता तो जब उनकी 5 साल वफाकी हुकूमत है तो थर कोल का मंसूबा उन्होंने क्यों नहीं चालू किया? असल बात यह है कि 70 साल से ये मंसूबा हमारे पास था, हमारे पास इसके लिए फाइनेंसिंग नहीं थी, वसाइल नहीं थे। ये नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून का क्रेडिट है कि जब हमने CPEC का मंसूबा शुरू किया तो चाइना से इस मंसूबे के लिए फाइनेंसिंग लेकर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये क्रेडिट है कि उनकी जो सूबाई हुकूमत है उसने थर कोल की तरक्की के लिए जो सूबाई इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो पानी लेके जाना था, जो सड़कें बनानी थी, उसको मुकम्मल किया।
और प्राइवेट सेक्टर का ये क्रेडिट है कि एंग्रो जैसी कंपनी ने वहाँ पर बहुत मेहनत के साथ जो माइनिंग का मंसूबा है और पावर का मंसूबा है, चीन के इश्तराक से उसको मुकम्मल किया। लिहाजा ये एक विन विन मंसूबा था जिसमें वफाक ने, सूबाई हुकूमत ने और प्राइवेट सेक्टर ने मिलकर काम किया। और जैसे मैंने कहा कि अगर वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की वो फाइनेंसिंग ना लेकर आती तो शायद अगले 70 साल तक ये मंसूबा कागजों के अंदर ही रह जाता। सही है। तो फाइनेंसिंग का जो है वो क्रेडिट जाता है नून लीग को। बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और बिल्कुल यहाँ ये भी एक पॉजिटिव किस्म की चीज़ है कि यहाँ पर एहसन इकबाल साहब ने आधा क्रेडिट जो है वो पीपल्स पार्टी को दिया। उन्होंने कहा कि ये पीपल्स पार्टी के क्रेडिट पर भी उतनी बात जाती है जितनी कि नून लीग के क्रेडिट पर आती है। 70 साल से मनसूबा हमारे पास था, लेकिन चूँकि इसकी फाइनेंसिंग का मसला हल नहीं हो रहा था और फिर इसकी फाइनेंसिंग का मसला नून लीग ने सी पैक के अंडर रखकर इसको हल करवाया, तो ये क्रेडिट बहरहाल जो है वो नून लीग को भी जाता है। अपोजिशन जमातें अक्सर राब्ते में रहती हैं और किसी इस तरह की तहरीक अगर कोई चलती है आगे जाकर, कोई गठजोड़ होता है तो उससे भी इनकार उन्होंने नहीं किया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज एक बड़ा दिन था, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे क्योंकि वो अदालत में मौजूद थे जब केस की समाअत हो रही थी। जमानत जो है वो आज फिर से नहीं हो सकी मियाँ साहब की और नैब को नोटिस दिया, उसके बाद 26 मार्च की तारीख रखी। आगे अब क्या होगा, मियाँ साहब की तबीयत कैसी है और क्या चीज़ें हैं, मुलाकात के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि वो भी नहीं करने दी जा रही। इस तमाम इशू पर बात होगी शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अब्बासी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल यही, आज एक अहम दिन था, बहुत उम्मीद की जा रही थी कि शायद आज ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक तरफ मरियम बीबी भी और शहबाज शरीफ साहब भी ये बारहा कहते रहे हैं कि मियाँ साहब की तबीयत जो है वो काफ़ी नासाज है, लेकिन दूसरी तरफ समहाउ आप लोग अदालत को ये यकीन नहीं दिला पा रहे और ये बावर नहीं करा पा रहे कि सिचुएशन इतनी ख़राब है कि उनको बाहर निकालना और इलाज की गर्ज से ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है ऐसा? जो आज हेयरिंग हुई है उसमें तो उन्हें ये देखना था कि नोटिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो उसके हवाले से अदालत मुतमईन हुई कि इस मामले को एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है और जो नैब का व्यू पॉइंट है वो भी सुना जाए। तो उन्होंने अब 26 की तारीख दी है और 26 को नैब का मौक़िफ़ भी सुना जाएगा और जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं उनका मौक़िफ़ भी सुना जाएगा और उसके बाद अदालत फ़ैसला करेगी। यही लीगल प्रोसेस है और इसी को हमने अपनाया है। तो हमें उम्मीद है कि जो हालात आज अदालत के सामने रखे गए थे, जो कि मेरे ख़्याल में बिल्कुल इस बात का उसमें कोई शक शुबा नहीं है कि उनको इलाज की ज़रूरत है और वो इलाज जो है वो जेल में मुमकिन नहीं है और उसका एक स्पेशलाइज्ड इलाज है जो उनकी एक मखसूस तिबी कैफियत है, तो उसके हवाले से अदालत फ़ैसला करेगी। ठीक है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आप लोग पुरुमीद हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑब्वियसली आप हर किस्म की जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके हवाले से सोचते हैं। अगर ये ज़मानत मनसूख हो जाती है 26 मार्च की जो डेट है उस पर ये मनसूख हो जाती है, तो फिर आपके पास कौन से ऑप्शन है? फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं, एक तो ये ऑप्शन है कि आप अदालत से ज़मानत लें, दूसरा ये ऑप्शन है कि प्ली बार्गेन कर लें। तो क्या ऑप्शन में है ये चीज़ शामिल? देखिए, हमने तो अदालतों पर ही रिलाई किया है कि जो लीगल प्रोसेस है उसको अपनाया जाए और बाकी ये केस पाकिस्तान के अवाम के सामने भी है कि नवाज शरीफ साहब कोई इस बात का ख़दशा नहीं है कि वो भाग जाएंगे। उन्होंने पहले भी इन सब मामलात को फेस किया है और जब सज़ा हुई थी मुल्क से बाहर थे, वहाँ से आकर जेल गए थे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो हालात हैं जिस इलाज की ज़रूरत है उसको अदालत डिनाई। ठीक है, यानी ये मौक़िफ़ तो आप लोग लेते रहे हैं कि अगर उन्होंने बाहर ही भागना होता या वापस जाकर आना ना होता तो वो पहले क्यों वापस आते जबकि जेल उनको सामने नजर आई थी। ठीक है, अच्छा एक और कंफ्यूजन है अब्बासी साहब, और वो ये कि ये ज़मानत की जो दरख्वास्त है सिर्फ ज़मानत की दरख्वास्त है या फिर इस दरख्वास्त में आप लोगों ने ये भी डाला है कि ज़मानत के बाद आपको बाहर जाकर इलाज कराना है, तो वो जो ECL वाला सिलसिला है उसके हवाले से भी कुछ किया जाए। ये कन्फ्यूजन ज़रा दूर कीजिएगा। ये कोई सज़ा की मनसूखी की बात नहीं है या कोई उस तरफ रिलीफ की बात नहीं है, ये इलाज के सिलसिले में पिटिशन है।
तो उसमें इलाज जहाँ से भी मुमकिन हो वहीं से इलाज करवाया जाएगा, चाहे वो लाहौर में हो, किसी और शहर में हो, मुल्क से बाहर हो, तो वहीं से इलाज कराया जाएगा। नवाज़ साहब एक पेशेंट हैं, उनके जो मेडिकल कंडीशन है वो भी रिकॉर्ड पर है, और जो उस मेडिकल कंडीशन में डिटोरिएशन हुई है, यानी मज़ीद हालत ख़राब हुई है, वो भी रिकॉर्ड पर है, और 4 से ज़्यादा मेडिकल बोर्ड उनको एग्ज़ामिन कर चुके हैं, और सबकी यही राय है कि फ़ौरी इलाज की ज़रूरत है और मखसूस इलाज है, क्योंकि ये बीमारी पहली दफ़ा नहीं है। तो आम तौर पे जो डॉक्टर पहले इलाज करते रहे हैं उनसे ही इलाज कराना बेहतर होता है। तो ये फैसला तो बाद में होगा कि इलाज कहाँ से और कैसे कराया जाएगा। शायद अदालत भी इस बारे में पूछे तो उनको भी इससे आगाह कर। ठीक है, वो तो ठीक है बासित साहब, लेकिन जो हमारे इल्म में चीज़ें आई थी वो यही एक चीज़ थी कि नून लीग की जो सीनियर क़यादत थी, सीनियर रहनुमा थे, वो भी बारहा ये कहते रहे थे कि हमारा अपना ये मानना है कि इलाज उसी मुआलिज से कराना चाहिए जिसने कि पहले इलाज किया है। मियाँ साहब के हवाले से भी यही था कि तसल्ली उनकी उसी मुआलिज से होगी जो कि लंदन में मौजूद है, पहले उनका इलाज कर चुके हैं। तो ये दोनों अलग चीज़ें हैं ना, मतलब अगर आपकी ज़मानत की दरख्वास्त इस चीज़ पर होगी मेडिकल ग्राउंड पर कि आपको मेडिकल ग्राउंड पर जेल से जाने दिया जाए, ज़मानत दे दी जाए। दूसरी चीज़ ये है कि ECL पर नाम डला हुआ है, अगर ECL से नाम नहीं निकलेगा तो फिर बाहर जाने का तो कोई रास्ता नहीं। यानी मियां नवाज शरीफ जिस तरीके से अपना इलाज चाहते हैं फिर वो मकसद तो पूरा नहीं होगा। आज अदालत में जो मुझे समझ आया, ये सवाल अदालत ने किया था। अच्छा, कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और उनका नाम ECL पर है तो फिर क्या होगा, ये अदालत का सवाल था। मेरा नहीं ख्याल कि वकला ने बात उठाई थी। तो अगर ज़मानत दी जाती है इलाज के लिए, तो अगर ECL पे नाम हो तो हमें उम्मीद है कि हुकूमत कुछ ज़र्फ़ दिखाएगी और वहाँ से नाम हटा देगी, क्योंकि ECL पर नाम तो हुकूमत डालती है, किसी और की इंस्ट्रक्शंस उनको नहीं है। तो अगर अदालत अहकाम जारी कर देती है फिर तो कोई चॉइस नहीं है हुकूमत के पास। लेकिन जो अगर अदालत ये समझती है कि इलाज की ज़रूरत है और हुकूमत उसमें रुकावट बनती है, तो ये कुछ ज़र्फ़ वाली बात नहीं है, ये मुनासिब बात नहीं है। तो बहरहाल ये तो उस वक्त देखा जाएगा कि क्या नहीं, वो तो देखिए ना बासित, वो तो क्लियर कर दिया। शमशान बुखारी साहब ने क्लियर कर दिया, जो कि वज़ीर इत्तलात हैं पंजाब के। उन्होंने ये कहा कि अगर अदालत इजाज़त दे देती है बाहर जाने की, ECL से नाम हटा देती है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें कोई मसला नहीं है, बस अदालत का ही मसला, अगर वो इजाज़त दे दें तो आप बिल्कुल जा सकते हैं बाहर। ये तो अदालती फैसले होंगे ना, कि वो अदालत ने तो उनको ECL पर नहीं डाला ना। अगर अदालत ज़मानत बेल दे देती है कि आप इलाज कराएं, फिर वो कहीं पे भी इलाज करवा सकते हैं, फिर हुकूमत को उसमें रुकावट नहीं। अच्छा अब्बास साहब, ये मुलाकात के हवाले से भी काफ़ी ट्वीट्स भी आ रही हैं और मौक़िफ़ में भी काफ़ी तजाद आ रहा है। मरियम साहिबा ये कहती हैं और शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशानी में इस वक्त मुब्तला हैं। बारहा परमिशन लेने की कोशिश की गई लेकिन उनको परमिशन नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ मियां साहब की हालत इतनी ख़राब है कि वो चाहते हैं कि वो ये जान सकें कि आखिर वो किस हालत में है, लेकिन परमिशन उनको जो है वो नहीं दी जा रही। पंजाब हुकूमत से अगर मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जाती है तो वो कहते हैं कि हमने तो बिल्कुल मना नहीं किया, हमारी तरफ से कोई कबाहत नहीं है। तो फिर आखिर प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों आ रही है ये तज़ाद? बयानों में अक्सर तजाद पाया जाता है। तो अगर मरीम साहिबा ने कहा है कि नहीं इजाज़त देगी तो दुरुस्त बात होगी। बहरहाल वो अब एक सेकेंडरी इशू है, इस बात में कोई शुबा नहीं है। जो मेडिकल रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि उनकी इलालत में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई, और इलाज की ज़रूरत है। तो इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। तो इसी की बुनियाद पर अदालत 26 तारीख को फैसला करेगी। अच्छा ठीक है, अगर ये मान भी लिया जाए कि इजाज़त नहीं दी जा रही, इजाज़त मांगने की कोशिश की जा रही है, तो भाई साहब ये बता पाएंगे कि किस कानून के तहत इजाज़त लेने की कोशिश की जा रही है? क्या यहाँ पर भी आपको VVIP ट्रीटमेंट चाहिए, और जिस तरह की एक मुलाकात का दिन तय है जुमेरात का दिन, उससे अलावा आप लोग मिलना चाह रहे हैं, इस तरह की कोई सूरत हाल? नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं है कि किसने दरख्वास्त दी या नहीं दी, लेकिन पहले भी मुलाकात होती रही है फैमिली की, और ख़ास तौर पर जब अदालत थी। तो जो आज का बयान है मरीम नवाज़ साहिबा का, यकीनन तशवीशनाक है, और अगर अदालत को जाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो जेल के या हुकूमती मामलात हैं, इसका खुद ही फैसला कर रहे तो बेहतर। सही है। अच्छा हमजा शहबाज ने आज बात की है, जब ये केस के बाद जब फैसला आया और जो भी
चीज़ें तय हुई। उसके बाद हमजा साहब आए मीडिया के सामने और उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि एक टाइम था जब न्याजी साहब के साथ हादसा पेश आया था तो मियाँ साहब ने बड़ा दिल बड़ा किया था और वो उनकी अयादत करने के लिए पहुँचे थे। फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है। तो अब्बास साहब, इस चीज़ को क्या समझा जाए? नून लीग चाहती है कि इस वक्त जो है न्याजी साहब, इमरान खान साहब वो जाएं और अयादत करें मियाँ साहब की, या फिर ऐसे ही एक स्टेटमेंट था जो आपको लगता है कि हमजा ने दे दिया, आप लोग नहीं चाहते, ठीक है, अगर उनको नहीं आना तो उनकी मर्जी? अगर आप ये बात कर रही हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि हमजा साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन ये हर एक अपना ज़र्फ़ होता है कि वो किसी की आदत को जाए या ना जाए, तो इसका फ़ैसला इमरान खान साहब खुद ही कर सकते हैं। मैं तो ये हमजा साहब उनका फ़ैसला नहीं कर सकते। लेकिन जो शख्स ये कहता हो कि मैं मोदी से हाथ मिला लूँगा और लीडर ऑफ अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाऊंगा, तो मुझे तो ख़ास तवक्को नज़र नहीं आती। ठीक है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल, और वो सवाल आपके हवाले से। पहले ये चीज़ खबरों में थी कि हमजा जो हैं वो गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दील करते हैं और एक अहम मुलाकात जो है वो करने जाते हैं छुप छुपा कर रात की तारीखी में। अब ये खबरें आपके हवाले से हैं, मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से तो थी, साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि शायद हक्कान अब्बासी साहब भी मुख्तलिफ हलकों में एक बड़ी अहम शख्सियत से जो है वो मुलाकात कर चुके हैं। तो और ये एक नामवर सहाफ़ी हैं जो ये बात बताते हैं, उनकी चिड़िया ने ये बात उनको बताई है। तो मुझे ये बताएगा कि ये दुरुस्त है ये बात? मैं तो मुल्क से बाहर था। अच्छा। परसों रात को वापस आया हूँ, तो मेरी तो कोई मुलाकात भी नवाज शरीफ साहब से या किसी और से नहीं हुई, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इन बातों में कोई सदाकत है। ठीक है, यानी आप इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फॉर योर पेशेंस भी। हक्कान अब्बासी साहब बहुत ज़्यादा टाइम हमें दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने किसी से मुलाकात नहीं की, मैं तो कल रात जो है वो मुल्क में वापस आया हूँ। तो इस तरह की जो तमाम खबरें फैलाई जा रही हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद खबरें हैं। इसके अलावा उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि इस उम्मीद का इजहार उन्होंने किया कि उनको लगता है कि अदालत से ये रिलीफ जो वो चाह रहे हैं वो बिल्कुल मिल सकता है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक इतना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक जी। इस वक्त मियां नवाज शरीफ के सेहत के मामले पर हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक जबरदस्त तनाव की सी कैफियत है और सेहत पर सियासत किए जाने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जहां पंजाब हुकूमत पर शरीफ फैमिली बदनीयती और जालिमाना और जाबिराना रवैये की बातें कर रही है, पिछले 24 घंटों में अब तक मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ साहब और फिर हमजा शहबाज की जानिब से पंजाब हुकूमत के रवैये पर शदीद तनकीद भी की गई है। कल एक ट्वीट में मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मैं अभी भी मियां नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात की इजाजत मिलने का इंतजार कर रही हूं, क्योंकि 5 रोज से मुझे मेरे वालिद से मिलने नहीं दिया जा रहा। ये ट्वीट आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ही नहीं बल्कि इनके मौलिज को भी उन तक रसाई नहीं दी जा रही। फिर उन्होंने एक और ट्वीट की और उन्होंने कहा कि मैं बहुत सख्त परेशान हूं, क्योंकि कोई तरीका नहीं है मियां नवाज शरीफ की खैरियत मालूम करने का और तबीयत का हाल पूछ सकूं मैं, कोई रास्ता उनको नजर नहीं आ रहा। मरियम नवाज ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने इन्हें कहा था कि खुदा न खास्ता अगर इन्हें कुछ हुआ तो वो किसी से नहीं कहेंगे, कोई खबर नहीं इनकी। इसके बाद आज शहबाज शरीफ का इन्हीं जज्बात से भरपूर एक और ट्वीट आया और इसमें बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद उन्होंने कहा कि मुझे आज भी मियाँ साहब की तीमारदारी से रोक दिया गया है। यह मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट। मैं और ख़ानदान के दीगर अफराद हफ्ते में 2 से 3 बार मिला करते थे उनको, ताकि उनकी सेहत के बारे में बाखबर रह सकें, लेकिन अब सिर्फ जुमेरात तक महदूद कर दिया गया। माँ, बहन, भाई और बेटी से ये हक छीनना सरासर जुल्म और ज्यादती है। ये अल्फाज है पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर के। और आज हमजा शहबाज की जानिब से भी हुकूमत को कम ज़र्फी का ताना दिया गया और मियां नवाज शरीफ की फराख दिली के बारे में भी बयान किया। उन्होंने क्या कहा, दिखाते हैं पहले आपको। नौमौजूद सियासतदान अपनी वजारत की कुर्सी को पक्का करने के लिए आए रोज नवाज शरीफ की बीमारी पर फिक्रे तानते हैं। न्याजी साहब उनको रोकें और अल्लाह से डरें। जब न्याजी साहब स्टेज से गिरे थे और उस वक्त आखिरी रोज थे इलेक्शन कैंपेन के, नवाज शरीफ ने अपनी सियासी सरगर्मियों को मुअत्तल किया और खबर लेने अस्पताल पहुंचे। सियासत में कोई आला दर्जे का सबूत देना शुरू कर दें
और फिर इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपने अपने ज़र्फ़ की बात होती है, शायद वो कट गया, तो बेज़र्फ़ होने का ताना भी दिया गया हमज़ा शहबाज की जानिब से। उन्होंने कहा कि जिस मुलाकात का उन्होंने इसमें जिक्र किया, ये मुलाकात उस दौरान हुई थी जब 2013 की इलेक्शन मुहिम के दौरान इमरान खान एक हादसे का शिकार हुए थे। हमें आज भी अच्छी तरह से याद है कि वो शायद इलेक्शन मुहिम का आखिरी दिन था और कंटेनर पर चढ़ते हुए इमरान खान साहब जो है वो गिर गए थे और ज़ख्मी हो गए थे शदीद। माहौल उस वक्त कुछ ऐसा था कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के खिलाफ भरपूर अंदाज से सियासी हमले कर रहे थे और इंतखाबात में बदतरीन मुखालिफिन भी बन चुके थे। कोई सोच भी नहीं उस वक्त सकता था कि मियां नवाज शरीफ इस माहौल में इमरान खान से मुलाकात के लिए अस्पताल पहुंच जाएंगे, लेकिन मियां साहब पहुंचे। मियां नवाज शरीफ ने इमरान खान से अयादत की और फिर अपनी तमाम सियासी सरगर्मियां भी मुअत्तल करने का ऐलान किया था। रिकवर कर रहे हैं और उन्होंने मुझे कहा कि हर रोज़ बेहतरी आ रही है और दर्द भी कम होता चला जा रहा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, उनकी जान बची। एक हदीस है कि 3 दिन से ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो मुझे कतन कोई गुस्सा नहीं है और उन्होंने मुझे कहा कि आप भी गुस्सा थूक दें, मैं भी थूक देता हूँ। अब एक फ्रेंडली मैच होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि हम जिस खत्ते में रहते हैं यहाँ इंसानी हमदर्दी और आला ज़र्फ़ी हमारे अखलाक और आला इक़दार की शनाख्त समझी जाती है और हमारा मज़हब भी हमें यही दर्श देता है, जैसे कि मियाँ साहब ने हदीस का हवाला दिया था। इसी बारे में पंजाब की धरती एक सूफ़ी शायर हैं, उन्होंने भी बड़ी खूबसूरत बात की है। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। इसमें कोई शक नहीं कि यही है हमारी सकाफत और यही है हमारा कल्चर। बहरहाल इसके बाद इमरान खान सेहतयाब हुए और फिर उन्होंने 4 हलकों में धांधली पर एक ज़बरदस्त किस्म की सियासी मुहिम साजी का आगाज़ किया, जिसके बाद एक बार फिर इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ पर बदतरीन खयानत और बदबयानती का इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। सूरत हाल फिर यहाँ तक आ पहुंची कि इमरान खान ने 126 रोज़ तक धरना दिए रखा और कंटेनर से मियां नवाज शरीफ के खिलाफ वो कुछ कहा जो कि एक बदतरीन मुखालिफ ही कह सकता है। लेकिन फिर APS पेशावर सानहा होता है और उसके बाद जब इमरान खान ने धरना खत्म करने और कंटेनर से उतरने का ऐलान किया तो एक बार फिर से मियां नवाज शरीफ ने इन्हें वेलकम किया। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों रहनुमा जब इकट्ठे बैठे हुए थे उस वक्त तो मियां नवाज शरीफ ने किस अंदाज में इन तमाम तलखियों को भुला दिया था, इसका एक मंजर आपको भी दिखाते हैं। मैंने अस्पताल में जाके उन बच्चों की भी इयादत करनी है जो यहाँ पे दाखिल हैं। अगर मैंने वहाँ ना जाना तो मैं भी इनके साथ कंटेनर पे चलता था। और यूं जब भी इन रहनुमाओं के बीच तलखियां अरूज पर गईं, हमेशा फराख दिली और आला ज़र्फ़ी ने इस आग को ठंडा किया। लेकिन पानामा के हंगामे के बाद मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान ने सियासी और कानूनी महाज पर एक बार फिर से जंग की फिजा बन गई और दोनों ने एक दूसरे पर एक बार फिर से सियासी जलसों में खूब वार किए। हम आपको इसकी एक झलक भी दिखाते हैं। तो शाही कुछ नहीं है। आपको इस मुल्क की कोई फिक्र है? ये तो मजाक कर रहे हैं, कौम के साथ बल्ला लेके निकले हैं। आप एक सिंडिकेट है करप्शन का। इनको क्रिकेट के खेलने के अलावा और कोई काम नहीं है। आप सारे इकट्ठे हैं करप्शन के ऊपर। क्रिकेट के जमाने में जो तुम्हारे लिए खिदमत पेश की थी भूल गए। आप एक डाकुओं का सिंडिकेट है। जो खिदमत हमने की थी इनके लिए, अस्पताल बनाने के लिए, शौकत मेमोरियल अस्पताल बनाने के लिए, सब भूल गए। नवाज शरीफ को ECL पे डालना चाहिए। ये क्या चीज है? ये जो टोला है इसको मुल्क की फिक्र नहीं है। कभी इंसान किसी दोस्त की मेहरबानी को कभी भूलता है? और फिर इस तरह से हुआ ये कि तलखियां बढ़ती चली गईं और फिर मियां नवाज शरीफ को कानूनी और सियासी महाज पर हुई शिकस्त। इमरान खान जहां वज़ीर-ए-आज़म बन गए, वहीं इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को जेल में जाना पड़ा। जब मियां नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में हैं, शदीद बीमार हैं, कानूनी जंग लड़ रहे हैं, पंजाब की हुकूमत के रवैये ने मियां नवाज शरीफ को खुद साख्ता एहतजाज पर मजबूर कर दिया है और वो अपना इलाज ही नहीं करवा रहे। अब इनके भाई, इनकी बेटी और इनका भतीजा पंजाब हुकूमत के रवैये को जालिमाना, जाबिराना और आमिराना करार दे रहे हैं। इस सूरत हाल में अगर इमरान खान जो बड़े फैसले करने और इंसानी हमदर्दी के चैंपियन माने जाते हैं, जिनके हवाले से कहा जाता है कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, इन्हें भी इस कड़े वक्त में मियां नवाज शरीफ से मिलना ज़रूर चाहिए और उनकी सेहत के हवाले से इनकी शिकायत का अजाला खुद से करना ज़रूर चाहिए।
मैं ये जानती हूँ कि इनके अमल से हमारी मुआशरती इक़्तिदार पर हमारा यकीन बढ़ेगा और एक अच्छी मिसाल ज़रूर कायम होगी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और मियां नवाज शरीफ के दरमियान कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। मुझे इस बात का 100% यकीन है कि इमरान खान ज़रूर इस बात पर गौर कर रहे होंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें सुनने में भी आई हैं हुकूमती जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से कि अगर हालात थोड़े से स्टेबल होते हैं, थोड़े बेहतर होते हैं, तो शायद इमरान खान साहब जो हैं वो चले जाए आयादत करने के लिए। तो उस दिन का भी हम देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि उस दिन पर क्या मनाज़र होंगे। अब मुस्लिम लीग नून आज के फैसले के बाद मियां नवाज शरीफ के तिबी मसाइल पर आइंदा क्या लाहे-अमल तैयार कर रही है और इनके पास इन मसाइल से निपटने के लिए क्या हिकमत अमली है, इसी पर बात करने के लिए शाहिद खाकान अब्बासी को मदऊ किया है हमने। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।